हाय एवरीवन, माय नेम इज सी हिमांशु एंड वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम सितंबर 26 की MTP 1 डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी जस्ट टेल यू द फंडामेंटल चीज़ जो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, मतलब बेसिकली ये वीडियो आपके लिए काम का है कि नहीं है। मैं जब MTP को सॉल्व करता हूँ तो मेरे सामने दो पर्सपेक्टिव होते हैं माइंड के अंदर। पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि क्या मैं क्वेश्चन देख के टॉपिक आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया और मैं वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। सेकंड जो मेरा एस्पेक्ट रहता है वो ये रहता है, क्या इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ICAI ने पूछा और मुझे इस बारे में पहले कभी नहीं पता या मेरा प्रिपरेशन में ऐसा टॉपिक कभी आया नहीं है। तो सिर्फ ये दो बातों को मैं कवर करता हूँ। तो मैं जब आपको ये सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि देखो इस बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ से ऐसे लिंकेज बिठाया और ऐसे में लेके आया कि यार ये टॉपिक ऐसा है, और उसका स्ट्रक्चरिंग मोटा मोटी कैसे करूँगा वो आपको बोलूँगा। हमारा एक्सपेक्टेशन क्लियर है, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टाइम है सेशन बनाने का, बट आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप खुद से पढ़ के खुद से सॉल्व करिए। कुछ क्रिटिकलनेस नहीं होती, कुछ टिपिकल नहीं होता। मेन लफड़ा जो आता है वो यहाँ पे आता है, तो वो मैं आपके साथ में फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस को मैं पूरा एकदम परफेक्ट पढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चन का मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले आईसीआई का ये जो क्वेश्चन आता है ना, आईसीआई का जो भी क्वेश्चन आएगा, सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया, एक सेकेंड। तो जनरली आईसीआई का स्कीम ऑफ थिंग्स कैसा है, भले वो उसके एक पैराग्राफ हो, दो पैराग्राफ हो, तीन पैराग्राफ हो, चार पैराग्राफ हो, अल्टीमेट जो क्वेश्चन आता है ना वो लास्ट के पैराग्राफ या लास्ट के दो पैराग्राफ में से आता है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में से क्या करते हैं, वो जैसे केस बिल्डअप कर रहे होते हैं जिसका एक्चुअली में आखिरी वाले पार्ट से कुछ ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं है। बट क्योंकि आईसीआई ने क्या फंडामेंटल बोला है कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते, तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन के ऊपर नीचे कहानी बनाता है और आखिरी के दो लाइन में आके वो अपना क्वेश्चन पूछता है। आप पिछले 7-8 अटेम्प्ट उठा के देख लीजिए, यही पैटर्न है। तो कोई केस बेस्ड स्टडी है कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को केस में कन्वर्ट करके पूछा हुआ है, बट आखिरी के दो पैराग्राफ में ही क्वेश्चन मिलेगा। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। ABC Retail Logistics has established several internal controls to safeguard asset and reliable financial reporting. तो ये इंटरनल कंट्रोल के बारे में आया था, मतलब मुझे लगा 315 या 330 में कहीं पे जा सकता है क्या, एक मेरा माइंड में आया। कैश एंड चेकबुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन लॉक्ड सेफ विथ एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज पर्सनल। तो वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो कंट्रोल की बात कर रहा है कि कैश को क्या कंट्रोल में रखा हुआ है। सो अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट लग रहा होगा तो ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। द कंपनी हैज ऑल्सो इंस्टॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक डिटेक्टर्स इन ऑल वेयर हाउसेज टू प्रोटेक्ट इन्वेंट्रीज फ्रॉम फायर हैजार्ड्स। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में सेट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क के अंदर कंट्रोल रिस्क का एक पॉइंट है, वहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल दिए हुए थे, इन दोनों एग्जाम्पल को इसने कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में। ये एग्जाम्पल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से गलत है, बट आईसीआई ने क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ है तो उसने भी यू का यू कन्वर्ट कर दिया है। In addition, an impressed petty cash system has been introduced under which only expenditure below 10,000 can be paid through petty cash. कोई लफड़ा वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल्स को केस में कन्वर्ट कर दिया। During the statutory audit, the auditor has observed that safe containing cash and checkbook are often left unlocked during the office hours. Some fire extinguisher had expired, and several smoke detectors were non-functional, and petty cash vouchers this and this through the impress system without approval. यहाँ पे जो कंट्रोल लगाए थे वो कंट्रोल्स क्या हो गए, फेल हो गए, कंट्रोल्स बाईपास हो गए, कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए चीज़ों को टाइमली बेसिस पे। The engagement partner remarked that although the entity has established appropriate controls, there was possibility that these controls were not operating effectively. अब explain the concept of control risk. अब देखो तुम ये सोचो ना, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, कोई ज़्यादा इसमें रेलेवेंस नहीं है, जाके उसको ये पूछना था कि भाई कंट्रोल रिस्क का कॉन्सेप्ट बताओ, तो वो मेरे को यहीं पे समझ में आ गया था, दो एग्जाम्पल वहाँ से उठ के आए थे इसलिए। विथ एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल थे यहाँ पे वही एग्जाम्पल आपको वापस यहीं पे कोट करने हैं। ऑल्सो कमेंट ऑन द सिचुएशंस आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर इन द अबव केस। आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे कंट्रोल्स है बट कंट्रोल्स वर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट टाइमली बेसिस, तो यहाँ पे कंट्रोल रिस्क है। क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाए, टॉपिक आइडेंटिफाई कर पाए, और इसका आंसर वही है, रिस्क लिखो, कहाँ के एग्जाम्पल्स होते हैं, 3 एग्जाम्पल्स कोड करो, और ये और दो एक तरह से क्या है, मिलते जुलते हैं। बट मेरी बात सुनो, अभी इसमें एग्जाम में 5 मार्क का टॉपिक है, तो बेसिकली आईसीआई के पास 5 स्टेप का मार्किंग है। सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क, ये आप अलग से लिखो कि कंट्रोल रिस्क क्या होती है। एज पर एस 200 कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट ऑन टाइमली बेसिस, वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। ओके
फिर आपको यहाँ पे एक अलग पार्ट है एग्जाम्पल्स दिखना है, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट होगा कि अबव केस में क्या हुआ, अबव केस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन दैट केस वो आपने कंट्रोल लगाया था बट वो कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पाया, सो ड्यू टू दिस यहाँ पे कंट्रोल रिस्क है। तो आपके आंसर के 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये आपको क्लियरली अलग 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 लिख के आने हैं। कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन लिखी, मुझे लगता है कि 2 मार्क्स इसके होंगे, तो यहाँ एक मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स के 1.5 मार्क हो सकते हैं और इसके 1.5 मार्क हो सकते हैं, ऐसा करके 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आंसर बनाने की जरूरत नहीं मेरे को, ये ऐसे आंसर रहेगा, कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या लिमिटेड बातें लिखी हुई है ना कंट्रोल रिस्क के बारे में, तो कंट्रोल रिस्क का बात यहाँ पे करना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ूँ, अब मैं तुमको चाहूँ ना तो मैं डायरेक्ट आखिरी में आ सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे साथ पूरे करना चाहता हूँ जस्ट टू शोकेस कि आईसीआई तुम्हें कैसे भटकाता है। ये एक फर्म है सीए की, जिसको अपॉइंट किया एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। ये कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा। जब आप ऑडिट कर रहे हो 31 मार्च की, टीम ने आइडेंटिफाई किए सर्टेन इशूज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, अनयूजुअल पेमेंट मेड टू सप्लायर्स। कोई स्पेसिफिक हमारे कोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है इनका अभी तक। द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड दैट FSR वर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF फ्रेमवर्क अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे 580 का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला बात हो गया। The engagement partner instructed the team to conduct process in accordance with standards on auditing so as to obtain sufficient evidences regarding the correctness of the financial statement. Correctness is not the right word, regarding the appropriateness of financial statement. ये क्वेश्चन का यहाँ पे correctness ChatGPT correct लिख दिया होगा। The audit team discussed whether the objective of the auditor is to provide complete guarantee regarding the accuracy of financial statement. Okay, यहाँ पे उसको जानकर गलत बुलाया गया ताकि नीचे अपने से पूछ पाए। टू ऑब्टेन रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब देखो मुझे ना यहाँ पे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन एसेट 200 की तरफ चला गया है, क्योंकि रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है, जो कि कहाँ आएगा, एसेट 200 में। तो कुछ नहीं होगा इसमें, आगे जाके एसेट 200 का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लास्ट के पैराग्राफ में देखते हैं। फर्दर द ऑडिट असिस्टेंट आस्क वेदर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू merely verify books of accounts and also to communicate findings through a formal audit report. कम्युनिकेशन की बात भी आ गई, मतलब ऑब्जेक्टिव का सेकंड एलिमेंट भी कवर हो गया। आ जाओ, in the light of asset 200 overall objective of this in accordance with standard audit explain the objective of audit of financial statement। इतना गंदा इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। सिंपली सेइंग एसेट 200 का ऑब्जेक्टिव कोट करो। बट अब देखो ये 5 मार्क्स का है, सो 5 मार्क में केवल ऑब्जेक्टिव लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एसेट 200 के नीचे एक पॉइंट है एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, कि रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं होती, गारंटी नहीं होती है, मिस स्टेटमेंट फ्रॉड और एरर दोनों की वजह से हो सकता है। ये सारी बातें आप ऐड करके आना, वो नहीं क्या दोनों में कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तुमको बोल रहा हूँ 3 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव के और 2 मार्क्स रहेंगे जो आप इसका नीचे एनालिसिस लिखोगे ना उसके लिए। समझ गया? आगे देखते हैं। STN एसोसिएट सीए फर्म है जो ऑडिट कर रही है रोज लिमिटेड की, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिस। During the audit, the auditor compared various items appearing in the statement of profit and loss in the current year with those of previous year। मतलब current year को previous year से कंपेयर कर रहे हो, एनालिटिकल हो गया है मामला। जस्ट एक पॉइंट, मैंने अभी तक ये पढ़ा नहीं है कि इसमें क्या क्या आने वाला है, मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ तुम्हारे साथ भी। द ऑडिटर ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर्स। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ऐसे 520 की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। To obtain a better understanding of these fluctuations, the auditor computed various ratios and compared with the corresponding ratios certain unusual trends। Definition में लिखा हुआ है unusual trend, something that we were unaware of this, वैसा आता है हमेशा लिखा हुआ, particularly this and this। The auditor therefore decided to investigate the reason for such variation and evaluate whether these differences were supported by valid business reasons and etc etc। In the context of above, explain the purpose of applying analytical process। देख ये कुछ काम का नहीं रहा, ये कुछ काम का नहीं रहा, अल्टीमेटली क्वेश्चन कहाँ पे आया, ये आया कि पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस क्या है वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन 520 चैप्टर नंबर 4 से हो गया, समझ में आ गया। अब जो बेसिक पर्पस है, पर्पस लिख के आने 4-5 और कुछ नहीं करना है। RSG एंड एसोसिएट सीए फर्म ऑडिट कर रही है किसकी, घी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस साल के लिए। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर कंपेयर नोटेड दैट प्रीसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड इन कंपनी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में इसका एक रेफरेंस आता है। एक रेफरेंस ये भी आ सकता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट का वो सब इश्यूज है, तो इंटीग्रिटी का क्वेश्चन हो सकता है।
in relation to immovable property held in the company. The property has been acquired several years earlier and the authorities were investigating the nature of ownership, identity of beneficiaries, role of company in the transaction. The auditor further observed that certain details relating to property were not reflected in the books of account and management was required to make appropriate disclosure in the financial statement. बेनामी प्रॉपर्टी के अलावा जो भी बातें हैं उसके ऐसा कहीं किसी भी जगह पे अपने पास कोई रेफरेंस नहीं, तो आईसीआई ने खुद का क्वेश्चन बना रहा है, खुद की बातें बोल रहा है अभी तक. इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट state the disclosure required where the proceedings have been initiated pendings against the company for holding the बेनामी प्रॉपर्टी. चैप्टर नंबर 5 के अंदर से जो एक क्वेश्चन आता है डिस्क्लोजर के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी का, वो अपने को यहाँ डालना है. कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ऊपर की कहानी घुमा के पूछी बट क्वेश्चन तो यहीं पे आके बैठा था. क्लियर है? आगे आ जाओ. अभी मैं तुमको बताऊँ ना, देखो अभी चलो ये ए बी ये पूरा पढ़ते हैं, एक और दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पिक करना वो सिखा दूंगा नीचे आके. केएलएम कंपनी सीए है, ऑडिटर किसका अपॉइंट किया इनको? एस लिमिटेड का. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ बैंक बोरोइंग्स द ऑडिटर एग्जामाइन सीसी लिमिट सैंक्शन टू द कंपनी. तो ये बैंक बोरोइंग अपने पास कहाँ आती है? चैप्टर नंबर 10 में आती है. द सैंक्शन लिमिट ऑफ सीसी वॉज दिस. ओके, तो यहाँ पे सीसी लिमिट की बात हो रही है, सैंक्शन लिमिट की बात हो रही है. ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ड्राइंग पावर की तरफ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट ऑफ बैंक बोरोइंग भी हो सकता है. As per the latest stock statement submitted to the bank, the company reported having stock having a realizable value of this. Out of this represented unpaid stocks. ये क्वेश्चन ड्राइंग पावर का ही है. अच्छे से करके जाना. ड्राइंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट से नहीं आया, या तो एनपीए आता है, ड्राइंग पावर आता है, तो इस बार ड्राइंग पावर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो ड्राइंग पावर का कंप्यूटेशन बिल्कुल तगड़ा करके जाओ. आखिरी में आ जा रहा हूँ क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट है. कंप्यूट द ड्राइंग पावर अवेलेबल टू एस एंड कमेंट देयर ऑन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है, मैं तुमको बोलता हूँ इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना. योर ड्राइंग पावर कैन नॉट बी मोर देन योर सैंक्शनड लिमिट. आपकी ड्राइंग पावर ज़्यादा आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, पर ध्यान रखना उसको स्टार लगाना पड़ेगा कि ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती. तो जितना सैंक्शन लिमिट है उतना ही ड्राइंग पावर होगा मैक्सिमम. आखिर में जाके ये मिस्टेक करते हैं. एक क्वेश्चन ऐसा है, आई थिंक सैंक्शन लिमिट 45,000 है, तुम्हारा 48,000 का आ रहा है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा नो स्टार लगा के, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 45,000 अप टू सैंक्शन लिमिट. चलो अभी मैं ये सब बातें नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आके आके क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ. देखो अभी ऊपर बहुत सारी बातें थी. इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स एक्सप्लेन द सर्कम्स कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. चैप्टर नंबर 2 में ऐसे 300 है और ऑडिट प्रोग्राम में एक क्वेश्चन यहाँ से पिक होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पिक हो रहा है. पास्ट एंड यही बोल रहा है. ऑडिट प्रोग्राम में एक पैराग्राफ है प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑप्शन ऑडिट एविडेंस करके, उसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं. तो 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं. एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का वो भी आ चुका है. तो अब मेरे पास 2 ही क्वेश्चन बचते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है. डेवलपिंग वर्ड को रिप्लेस कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्ड को रिप्लेस कर दिया डेवलपिंग से. क्वेश्चन वही है जहाँ पे 7 पॉइंट्स है. अपने को स्कोप के अंदर रहने का है, जो बेस्ट एविडेंस है वो आइडेंटिफाई करने का है, जो सबसे रीजनेबली अवेलेबल है वो आइडेंटिफाई करने का है. याद आता है क्या? इसको डॉक्यूमेंट करने का, वो सब करने का है. वो एक क्वेश्चन आकर वो बचता है. सेकंड क्वेश्चन बचता है, दे आर वेरियस पॉइंट्स ऑन द ऑडिट प्रोग्राम, कि आप एक सिंगल प्रोग्राम कैन नॉट बी द वन, इवॉल्विंग होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए. दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ. वो 3 पॉइंट्स है और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा लगता है. ठीक है. अभी अगेन वापस बहुत सारी कहानी है. यहाँ पे आके मैं आखिरी में आके बोलता हूँ. As the statutory order of Helping Hand Charitable Institution explain the audit procedure you would perform at auditing the institution with particular reference to legal and constitution framework, governance and management, internal control. अब आपको एक कुल मिला के क्या है, चैप्टर नंबर 9 है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या क्या है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो यहाँ पे कोड करके आना है. ठीक है, ये तीनों का आपको आंसर करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगेन वापस आता हूँ यहाँ पे. हाँ देखो ऊपर बहुत कहानी लिखी हुई है बट क्वेश्चन यहाँ से समझ में आएगा. डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट ऑडिटर शुड परफॉर्म इन रिलेशन टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 560. तुम क्वेश्चन पकड़ पाए क्या? यहाँ देखो 3 तरह के होते हैं. एक जनरल प्रोसीजर्स है जहाँ हम बोलते हैं लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ऑडिटेड है क्या, तो ऑडिटेड चेक करते हैं ऑल दैट.
सॉरी, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स है ना, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो सब का बात करते हैं। सेकंड होता है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, और एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए। यहाँ कौन सी सिचुएशन दिख रही है तुमको? यहाँ की जो नीचे की कहानी देख के लग रहा है ना, अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जनरल सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके आपको आंसर करना है। समझ गए क्या? 3 सिनेरियो में से ये सिनेरियो फिक्स हो रहा है, तुम पक्का पढ़ लो, ये कहानी आ रही होगी। आगे देखो, यहाँ पे आपके पास रिलेटेड पार्टी को लेके बहुत सारी बातें करी हुई होगी। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आएगा। इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स, explain the risk associated with related party relationship and transactions, whether such a transaction are always involve a higher risk of material misstatement, illustrated with examples and the circumstances in which it may increase। तुम्हारे ऐसे 550 में क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू ऑडिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो हमने बोला था कि और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं जहाँ पे वो नॉर्मल रिस्क कैरी करते हैं, बट इन सर्टेन सिचुएशन दे मे कैरी ए हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके एग्जाम्पल्स है कि आईटी सिस्टम इज नॉट एबल टू कैप्चर ऑल दिस थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, वो सब है। और एक एग्जाम्पल और है, आईटी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और एक पॉइंट और भी है जो मेरे माइंड से मिस हो रहा है। बट दीज 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और स्टार्टिंग का पैराग्राफ लिखना है, पूरा आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन पिक हुआ कि नहीं हुआ तुझे? क्वेश्चन पिक हो गया ना? ये बात याद आई है क्या कि ऐसे 550 में ऐसा लिखा हुआ है कि वाई डू वी नीड टू ऑडिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जहाँ पे इस बारे में आंसर किया हुआ है। हाँ, समझ में आया? आया? नहीं आया तो एक बार रिलेटेड पार्टी के तेरे नोट्स निकाल के देख, वहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, वाई डू वी नीड टू ऑडिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो वहाँ जो मैंने आंसर बोला वो आंसर लिखा, वही एग्जैक्ट आंसर लिखा है ना, वैसे लिखा है ना, कुछ चेंज नहीं करना है। अगेन यहाँ पे आओ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, मतलब ये क्वेश्चन 300 से आया, अब कहीं और भागना ही नहीं है, 300 में आके बैठना है अपने को। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट ऑडिटर शुड कंसिडर विद रेस्पेक्ट टू। अब स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, प्रीलिमिनरी नॉलेज, और आखिरी में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ये। अब ये क्या पूछ रहा है? रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ वाला पार्ट पूछ रहा है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पूछ रहा है। पता है ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आईसीए को पता है कि बच्चे स्टार्टिंग के जो 3 है ना वो अच्छे से करके आते हैं, करेक्टरिस्टिक, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। आखिरी के 2 कोई नहीं पढ़ के जाता, तो उसने आखिरी के 2 पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये करके जाओ, क्योंकि आईसीआई खुद बोल रहा है कि भाई तुम 3 पढ़ के आते हो, 2 नहीं पढ़ के आते हो, मैं तुमको 2 पूछ रहा हूँ। एक्चुअली बच्चे 2 ही पढ़ के जाते थे, करेक्टरिस्टिक्स और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट भी कोई नहीं पढ़ता था, लास्ट अटेम्प्ट में उस पर क्वेश्चन पूछा था घुमा फिरा के। तो आईसीआई तुमको क्लियर बोल रहा है कि भाई ये 2 पॉइंट भी छोड़ के मत आना, ये भी करके आना। ठीक है? समझ में आया कैसे पिक किया मैंने क्वेश्चन? हाँ, गया। देखो, ऐसे 220 के हिसाब से लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो लिखो, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो लिखो। ये तुम लिख दोगे कि वो एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है अपने एक्शंस के थ्रू या अपनी टीम को मैसेज करके एम्फेसाइज करता है कि देखो ऑडिट क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। तुम फर्म की पॉलिसी से कंप्लाई करना, अंदर वाले, तुम बाहर की पॉलिसी से कंप्लाई करना, तुम रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू करना, कोई भी इशू हो कोई भी बिना फियर के उसको रेज करना, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। ये बातें तुम लिख दोगे, ये तुम एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट तुम्हें एसक्यूसी 1 की याद है, तुम्हें एथिकल रिक्वायरमेंट ऐसे 220 का याद है ही नहीं। बहुत से में ऐसा हो सकता है उन्होंने अलग से पढ़ा ही नहीं है, तो वो एग्जाम में अलग से लिख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इन मेजोरिटी ऑफ नोट्स ये अलग से है ही नहीं, मर्ज किया हुआ रहता है नोट्स में। अब मैं तुमको इसमें बोलता हूँ कि इसमें की पॉइंट क्या था। यहाँ की रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एक्चुअली ये बोलती थी, पार्टनर को एक चीज़ और एम्फेसाइज कर रही है कि कोई भी ऐसा थ्रेट जो सेफगार्ड्स एलिमिनेट नहीं कर सकते वो तुमको रिपोर्ट करना है एट द अप्रोप्रिएट लेवल। तो फर्स्ट में वो आइडेंटिफाई करता है वो चीज़ें जो सेफगार्ड्स एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। देखो वैसे तो रिपोर्ट सभी करना होता है, एसक्यूसी 1 में बोला हुआ है, पर 220 ने स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करी हुई है एंगेजमेंट पार्टनर में कि वो थ्रेड जिसको सेफगार्ड एलिमिनेट नहीं कर पा रहा ब्रो, तो वो तो मुझे बता देना, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का मामला है। तो वहाँ की एथिकल रिक्वायरमेंट में वो बात लिखी हुई है, तो वहाँ पे 2 पॉइंट है। एक टॉपिक और है इसके अंदर, कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, बट ध्यान रखना एक टॉपिक उसके अंदर वो भी है। ठीक है, वो कोड करने की जरूरत नहीं होता, ये और ये आपको समझा दिया मैंने। तो ये तो बहुत डायरेक्ट था, 220 के हिसाब से पिक करना था, वो लिख देंगे। अभी ऊपर का क्वेश्चन तो ठीक है,
explain the auditor's reporting responsibility in each of the circumstances in accordance with SS 710 comparative information और corresponding। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिफाइन करनी है। क्वेश्चन 4 मार्क का है। अब तुम बोलोगे कि एक एक लाइन लिख के आ जाऊँ क्या, कि इसमें हम जो सिर्फ करंट पीरियड पे रिपोर्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, जो भी प्रायर पीरियड होते हैं, जो भी रिपोर्टिंग पीरियड कवर है, सब पे रिपोर्ट करते हैं। 2-2 मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक लाइन तो लिख रहे हो ना, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे डिफाइन करो कि करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में होता क्या है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फिर एक्सप्लेन करो अप्रोच, ओपिनियन का अप्रोच, वो पॉइंट लिख के आओ, ये लिख के आओ, देन यू विल गेट 4 पॉइंट्स। आइडियली ये लिख के आना सही है कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या कंपेरेबल नंबर है, करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में क्या है कि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, एंड द टर्म्स कितना नंबर देना है वो डिक्टेट करता है कौन, करंट पीरियड। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, तुम्हें हवा लग रही है क्या, कि ऐसा कुछ, अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है तो तुझे हवा लग रही है, तूने अगर पहले पढ़ा हुआ ही नहीं है तो तुझे हवा नहीं लग रही है। तो ये समझ में आया क्या कि मैं टॉपिक कैसे निकाल के लाया, मैंने आंसर कैसे बनाया, बनाया ना। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता, कंपेरेटिव एफएस अप्रोच में क्या होता है और करस्पॉन्डिंग अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में लिखूंगा, फिर लिखूंगा कि दोनों में अप्रोच क्या होती है। और ध्यान रखना, दोनों को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ये होगी। क्लियर, आगे बढ़ो। यहाँ आगे जाके लिख, ये क्वेश्चन मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, ऊपर से पढ़ता हूँ। Explain how 700 seeks to achieve a balance between global uniformity in auditors reporting and the need to provide more useful information to users of financial statement. In this context, explain how the standard promotes both consistency, flexibility to accommodate jurisdiction-specific, entity-specific circumstances. Also state the objective of asset 200. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क है, ऊपर वाली सिचुएशन का 3 मार्क है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस मतलब तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस में चला गया ये। दिस इज सच क्वेश्चन जो आईसीए ने पहले नहीं पूछा है। ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछा है कि हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है कि वो मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस मिले कि नहीं मिले, वो बातों के बारे में बात करते हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो है। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, अगर आपने याद किया हो तो लिखने आ जाएगा। ये वाला पार्ट अगर आपको फर्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा तो नहीं लिख पाओगे। इनफैक्ट मेरे पास भी कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कि एग्जैक्ट क्या बातें लिखी हुई है, बट मुझे पता है कि ये आंसर कहाँ पे है। अगर आप ऐसे 700 खोलोगे तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से पहले आईसीए ने डिफाइन कर रखा है कि कैसे 700 एक कंसिस्टेंसी और एक कंपेरेबिलिटी लेके आता है, पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड और जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसको सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अपने को पूछा हुआ है। आई विल नॉट से कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक टाइप कैटेगरी का क्वेश्चन है, कि जिसने किताब के पैराग्राफ को अच्छे से याद करके आया वो लिखेगा, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। 2 पैराग्राफ है, बहुत जेनेरिक जेनेरिक बातें हैं। सो यू मार्क दिस थिंग, आप इसका आंसर देख लेना तो आपको पता पड़ जाएगा। आपके नोट्स में भी स्टार्टिंग का पैराग्राफ देखोगे, सबने ये लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मुझे मिला है जो मेरे को फर्स्ट टाइम लग रहा है कि हाँ यार ये मैंने ही पहली बार देखा, इसी को पूछते हो सॉर्ट ऑफ ऐसा। चलो आखिरी में आके पूछ रहा हूँ, एज द ऑडिटर ऑफ सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैरिंग आउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेल्स एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को लेके आईसीआई ने सिर्फ 2 ही एरिया में कवर किया है। एक जब परचेज में जाते हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात है, एक जब सेल्स में जाते हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात है, एक ट्रेड रिसीवेबल के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात है। फिगर आउट ये करना है कि आपको लिखना क्या है। कंट्रोल्स एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का जो स्टार्टिंग पार्ट है ना, वहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बहुत सारे पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे लिख के आने हैं। समझ में आ गया? अपना चैप्टर नंबर 5 खोल, ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट प्रोसीजर देख। ऑडिट प्रोसीजर होने से पहले ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के पॉइंट है, वो यहाँ पे कवर करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न अंडर 570. Also comment on whether the absence of any reference to a uncertainty to a leading going concern auditor's report can be regarded as a guarantee of the entity's future liability. We just have to put हमारा responsibility क्या है ऐसे 570 में, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है क्लियरली कि इफ़ वी हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट मटेरियल अनसर्टिनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये कमेंट करने वाले के स्टेप के मार्क्स कम होंगे। वी जस्ट हैव टू पुट आउट आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे एक पैराग्राफ है अलग से, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोइंग ऑडिटर,
एक सिमिलर पैराग्राफ है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर वाला पार्ट लिख के आना है। और 570 अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर 570 से दूसरा क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट यू डू, ओके, या फिर जो इंडिकेटर्स है ना, ऑपरेटिंग इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर, उनमें से आ सकता है। पर मैं बोलता हूँ 570 इस बार अच्छे से करके जाओ, उसका ओपिनियन वाला पार्ट करके जाओ, सब करके जाओ। गोइंग कंसर्न से 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो 570 का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दूसरा क्वेश्चन आएगा। मैं इतना गारंटी से तब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, बट जो पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। जेटा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसने ऑपरेशन एक्सपेंड किए ड्यूरिंग द ईयर में। उसने एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एडिशनल इक्विटी शेयर इशू किए मतलब चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल पे जाएगा ये। द कंपनी इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाय पासिंग द नेसेसरी रेजोल्यूशंस एंड सब्सिक्वेंटली मेड ए फ्रेश ऑफ शेयर। A few equity shares were also allotted to promoters in consideration of technical services rendered. तो यहाँ पे क्या हो गई है, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए। द कंपनी हैज़ फाइल्ड वेरियस फॉर्म्स, तो यहाँ पे SH7, PAS3 और FCGPR के बारे में बात करनी पड़ेगी। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, एंगेजमेंट पार्टनर ने टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि कंपनी में चेंज इन शेयर कैपिटल से तो देखना वो ड्यूली ऑथराइज है कि नहीं है, इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट है कि नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन तो ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल है, पर एग्जैक्टली कौन सा पार्ट लिखना है वो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात भी आ गई और फॉर्म्स की बात भी आ गई, तो आई एम नॉट क्लियर इन माई माइंड नाउ कि एग्जैक्ट मुझे क्या लिखना पूछेगा ICI। As the statutory auditor of Jita Manufacturing, explain the audit procedure generally required to be undertaken while auditing share capital to obtain sufficient evidences regarding existence, completeness and valuation of share capital and other equity balances. Share capital भी आ गया, other equity भी आ गया. And explain how this procedure help ensure that changes in the capital structure are duly verified, recorded and comply with other regulatory requirements. कुछ नहीं है, आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में स्पेसिफिक नहीं लिखना है। आपको जनरल जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि इक्विटी शेयर्स की हम ऑडिट कैसे करते हैं, वो इंक्रीज हुआ तो ऑथराइज कैपिटल विद इन द लिमिट थी कि नहीं थी, अप्रूवल था कि नहीं था, और रेजोल्यूशन पास हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से फॉर्म फाइल करते हैं वो लिखते हैं। देर आर 7 to 8 पॉइंट्स आई थिंक इन द स्टार्टिंग, दैट ऑल यू हैव टू डू। तो एक फर्दर पॉइंट्स क्या है वहाँ पे, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, उसके बारे में बात मत करना। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में एक पॉइंट जरूर लिखना कि वो इशू करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑल दैट, वो बात इंक्लूड कर देना। अब इसने क्या है ना, एक तो जनरल पूछ लिया, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस सभी पूछ लिया, बट कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं पूछा। फॉर्म्स फाइल किए उसके बारे में लिख लिया, स्वेट इक्विटी शेयर का एक पॉइंट लिख लिया। तो मुझे लगता है स्वेट इक्विटी शेयर वाला जो पार्ट है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन में क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, वो ऐड करके आ जाता मैं ऐड करके आ जाता, क्योंकि ऊपर ICI ने ऊपर कुछ बोला था इसलिए मैं कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि ICI की स्टेप में उसका नंबर होगा कि नहीं होगा, बट मैं वो स्पेसिफिक पार्ट लिख के आऊँगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ अगला देखो, डिस्कस circumstances under which a request from an entity to change the terms of an engagement may be considered reasonable। ये पास एग्जाम का क्वेश्चन है, रिकरिंग ऑडिट का 210 का 210 का लास्ट टॉपिक है ये, रिकरिंग ऑडिट, वहाँ से उठा के डाला है, पिछले एग्जाम में आ चुका है, तो कोई खास नहीं है। तो अभी तक मुझे एक क्वेश्चन मिला है, वो SS700 का स्टार्टिंग वाला, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है। देखो, in the light of above fact, explain how audit findings and control deficiencies in an automated environment should be assessed and reported। ऐसे 315 के अंदर आखिरी टॉपिक है, assess and report audit findings। उसमें क्या लिखा हुआ है, are there any weaknesses in the internal control, how these weaknesses were addressed in the context of audit। फिर एक suitable management letter या इंटरनल कंट्रोल मेमो में उसको लिखोगे, और जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है वो कम्युनिकेट करनी होती है TCWG को एज पर 260। वहाँ पे ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस ये चारों पॉइंट लिखोगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पिछले एग्जाम में आ चुका है। देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कौन सा स्टैंडर्ड है,
ऐसे 230 चैप्टर नंबर 6। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में आपको दिया है। इसके ऊपर एक टॉपिक और है, एक फैक्टर्स है और एक जनरल बात है कि अब टॉक अबाउट द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सचेंज, जहाँ हम बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका प्रीवियस कनेक्शन नहीं है वो समझ पाए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तीनों बातें हमने लिखी थी। हम क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया, क्या एविडेंस लिए, क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया, और किसने काम किया, किसने रिव्यू किया, कब काम किया, खत्म कब किया, कितना एक्सटेंट ऑफ रिव्यू था, वो सारी बातें थी। तो दो पार्ट थे। इसने कौन सा पार्ट पूछा है? सेकंड पार्ट, कि एंटिटी छोटी है बड़ी है, ये सब बातें नहीं। मैंने एग्जांपल 7 से 8 पॉइंट है, तुम्हारा ऑडिट मैथोडोलॉजी क्या है, ऑल दैट फैक्टर्स। तो ये हो गया। और है क्या? नहीं है। सो दिस वाज वेरी इजी मॉक टेस्ट पेपर। मतलब 7th वाला क्वेश्चन जो था, आई थिंक 7th A है ना। एक मिनट में वापस आने दे। 7th A था कि क्या था? 7th A था, मुझे यहाँ तक याद है। ओके, क्वेश्चन ही चाहिए क्या? रुक। 5th का ए, 5th का ए जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंट थिंग। बाकी मुझे लगता है सब कुछ कंट्रोल वाला पेपर था। ये पेपर अगर आता तो मुझे लगता है कम से कम, मतलब और एमसीक्यू के ठीक ठाक आते तो 80-85 तक के बहुत स्कोर्स आते, मतलब प्रिटी मच ईजी। ऐसे ही मैं सेकंड मॉक टेस्ट भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूँगा सारे क्वेश्चंस। और अब आप क्योंकि ये समझ चुके हो मेरी अप्रोच को, तो अगली अप्रोच में आके मैं जस्ट मार्क करके लाऊंगा कि देखो मैंने इस टॉपिक के, इस लाइन के बेसिस पे ऐसा आइडेंटिफाई किया, ये टॉपिक यहाँ से उठा के आ रहा है। ओके, चलो, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा एंड ऑल दैट, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गुड बाय।